सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का आंसर पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 12 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो जानना ना समझे तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है, निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे ये दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल है, तो कैसे करेंगे देखना इसको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम kx माइनस वाई बराबर 2, इसके बाद 6x माइनस 2y बराबर 3। और जो प्यारे बच्चों अद्वितीय हल होता तो हमारा होता a1 बटा a2 और नॉट इक्वल b1 बटा b2। ये अद्वितीय की कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए समझिए। तो यहाँ पे k बटा 6 लिखेंगे, k बटा 6 और नॉट इक्वल माइनस, देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -1 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका गुणा कर देना है। अब माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, k बटा 6 होगा ना, तो यहाँ पे k लिखेंगे, इधर 6 लिखेंगे, ठीक। k बटा 6। अब इसको हल करिए, पहले बचा हुआ लिख लो, k बटा 6 और ये बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। तो 2 एकन 2, 2 3 6 और ये नॉट इक्वल लगा देना है। तो 3 एकन 3 कैसे गुणा कर दो, तो k बराबर हो जाएगा k नॉट इक्वल 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब इसका दूसरा है, देखो भैया इसका भी समझ लीजिए। तो नंबर 2 है, तो देखो यहाँ पे अद्वितीय हल है, ठीक। और यहाँ पे क्या अनंत हल होंगे, ठीक। जब अनंत हल होंगे तो रेखाएं संपाती होती हैं, तो इसमें k का मान बताना है। चलिए देखिए, जब अनंत हल होते हैं तो यहाँ पर नंबर 2 डाल के लिख दें हम। देखो यहाँ से ये 3 कंडीशन होती हैं, यहाँ से बोर्ड की परीक्षा में आएगा जरूर, सवाल बता रहा हूँ। यार बड़ी गलती हो रही है, बाई है यहाँ पे, ठीक है, बराबर 5 और ये 4x प्लस KY और बराबर है 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अनंत हल है, ठीक है। तो यहाँ पे a1 बटा a2 इक्वल v1 बटा v2 और इक्वल c1 बटा c2, ये चीज लगेगी यहाँ पे, ठीक है। जब अनंत हल होते हैं तो ये चीज लगानी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे 2 बटा 4 संपाती रेखाएं होती हैं, 2 बटा 4 बराबर 3 बटा k, ठीक। और आगे वाला मत लिखो, इसको हल कर दीजिए। तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, बचा हुआ लिख लो पहले, 1 बटा 2 बराबर 3 बटा k। कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो इसका तीसरा भी है, इसमें कह रहा कोई हल नहीं है, तीसरे में कह रहा कोई हल नहीं है, ठीक। बहुत बढ़िया, तीनों दे दिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखो जब अद्वितीय हल है, जब प्यारे बच्चों अद्वितीय हल है तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ती है, ठीक। और अनंत हल है तो ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। और नंबर 3 में कोई हल नहीं है, चलो तीनों दे दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर 3 में दे रखा है यहाँ पे x प्लस 2y माइनस का 3 और बराबर 0। अगला है 5x प्लस KY प्लस का 7 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। ये होती है कोई हल नहीं की कंडीशन। और ये रेखा हमारे समांतर होती हैं, तो हमें यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 बटा 5 बराबर 2 बटा k, 2 बटा k, ठीक। इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो k बराबर हमारा 10 निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 है, उसको भी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 4, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और बराबर है 1 बटा 9। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करो, कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बराबर 9 हो जाएगा। अरे भैया इसका इसमें करेंगे तो पूरी संख्या यही रहेगी, और 9 एकन 9, 5 को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। और प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो उधर लग जाएगा अंडर रूट, तो एक्स बराबर अंडर रूट 4। और जैसे इधर अंडर रूट 4
अरे भैया इधर से घात हटेगी तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो जैसे ही अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा +-2, ये इसका आंसर आ गया। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखिए अब आप, पांचवा नंबर है हमारा 5x-5 और x + 5 बराबर है हमारा 55। तो प्यारे बच्चों 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो x - 5 तो x + 5 बराबर 11। अब प्यारे बच्चों देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस है। एक आपने सूत्र सुना होगा a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर भी तो प्लस माइनस है। ठीक, ये तो हो गया हमारा सूत्र। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है, तो x² - का 25 और बराबर 11, और 25 को उधर भेज दो तो x² बराबर हो जाएगा 11 + 25, तो x² बराबर हो जाएगा 36। बिल्कुल इसी की तरह बन जाएगा जैसे ये किया था हमने। अब यहाँ से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा, तो x बराबर +-√36 हो जाएगा। तो x बराबर +-6। लो भैया इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला है प्रश्न नंबर 6। अब इसके लिए दूसरे पेज पे पहुंचेंगे। पहले एक बार इन सभी प्रश्नों को देख लें आप। और भाई जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर कर देना। जो ठीक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी है आपका ग्रुप है, शेयर जरूर कर देना वीडियो को आप। प्रश्न नंबर 6 कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 डालना है पहले हम। 4√5 x² + 7x - 3√5 बराबर 0 के मूल होंगे, ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सीधे धराचार सूत्र लगा दीजिए आप। ठीक है, जय श्री राधे। चलो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे a बराबर लिखेंगे 4√5 और b बराबर लिखेंगे 7 और c बराबर हो जाएगा -3√5 इतना। अब यहाँ से प्यारे बच्चों लिखेंगे d बराबर, तो d बराबर होता है हमारा b² - 4ac, ये हमारा सूत्र है। तो इसी में लगा देंगे मान, तो b का मान 7 का वर्ग हो जाएगा -4, a का मान 4√5 और उसके बाद c का मान हो जाएगा हमारा, सवाल गलत तो नहीं लिख लिया हमने, ठीक सही, a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना, ठीक है, 4, a का मान ये लगा दिया और c का मान -3√5। तो देखो 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 7 48 और ये √5 का गुणा √5 में करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो ये हो गया 49 प्लस और 48 का आधा 24 और 1 0। जब इसे जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा 9 8 2। तो प्यारे बच्चों डी का मान निकल के आ गया हमारा इतना। ठीक, और जो हमारा सीधी धराचार सूत्र होता है उसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -b + -√d/2a। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो x बराबर, और देखो b का मान कितना 7 है तो यहाँ पे 7 लगा देंगे, तो प्लस माइनस अंडर और d का मान है 289 और बटा 2 गुणा a का मान है 4√5। तो जब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, और प्यारे बच्चों ये 17 का वर्ग होता है, कितने का 17 का है, तो ये 17 हो जाएगा और ये जाएगा 2 चौकू 8 8 √5 इतना।
अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, ठीक है। चलो समझो भैया, तो यहाँ पे लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब इसमें प्लस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला चिन्ह बदलेगा, ये वाला मत बदल देना। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -7 + 17 और बटा 8 √5। जब इसको हल करेंगे यहाँ पर हम, तो ये बचेगा 10 बचेगा, 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा और 8 √5। अब इसको और एक काम थोड़ा समझिए आप, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो हमारा 10 है तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 √5 गुणा √5, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का गुणा √5 में करेंगे तो ये 5 ही तो रहेगा, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बटा 8 √5, तो प्यारे बच्चों 1 √5 से 1 √5 चला जाएगा, 2 1 2 और 2 चौकू 8 हो जाएगा हमारा। तो ये बचेगा √5 और बटा 4, 1 निकल के आ गया x का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे लिख लें हम माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला चिन्ह बदलेगा भैया, ठीक है, ये मत बदल देना, तो गलती कर बैठो। -7 और -17 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा हमारा 8 √5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -24, -24, 7 7 14, हाँ ठीक सही है, और 8 √5। तो प्यारे बच्चों 8 1 8 और 8 3 24, तो ये -3 और √5। तो जो एक तो x का मान ये निकला, तो जो हमारे आंसर निकल के आए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है हमारा, ठीक, और चाहो तो इन्हें इकट्ठा भी लिख सकते हो ऐसे करके, और -3 √5। ये देखो कहाँ पर है भाई, देखिए टिक लगा दीजिए आप। तो ये वाला जो विकल्प है हमारा, ये विकल्प नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बताओ, विकल्प में इतना लंबा सवाल दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। और प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक, ये फर्स्ट ईयर का सवाल होगा, ठीक है, क्या होगा, क्या है ही फर्स्ट ईयर का ही सवाल है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पे हो जाएगा 15 18 25, इसका लासा निकालना है। तो इसका लासा हो जाएगा हमारा, वैसे लासा इसका अपने आप निकालना, ठीक है, ऐसे संख्या लिख के इस प्रकार से काट देना, गुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, AD लंब BC है। चलिए कैसे करते हैं इसको देखना भी जरा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर है हमारा 9, तो एक समबाहु त्रिभुज हमें बना लेना है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं बराबर। कैसी होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे इसका नाम लिख लो A B और C। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे AD लंब BC, तो यहाँ से लंब डालेंगे इस प्रकार, ठीक। और जैसे प्यारे बच्चों लंब डालेंगे तो ये जो बीचों बीच बिंदु होगा हमारा, यहाँ पे लिख लो, हम क्या लिखें, नाम तो कुछ दिया नहीं इसने, D है तो AD। अब देखो समझो, तो प्यारे बच्चों ये वाली जो दूरी होगी हमारी, ये वाली दूरी होगी BC बटा 2 होगी, ठीक। और इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला 60 का होगा। तो यहाँ पर हमें इसकी माप ज्ञात करनी AD की। चलिए समझिए, तो यहाँ पर tan 60 लगा देंगे हम, तो लिखेंगे tan 60, और tan होता लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा, और ये वाली भुजा कितनी है, BC बटा 2 हो जाएगी, ठीक। चलिए समझिए इसकी बात को भाई। अब अरे भैया जो BD है ना प्यारे बच्चों, BD, ये जो BD है वो BC की आधी है, इसका अर्थ ये है। चलिए, तो इसका मान कितना होगा, √3 होगा, तो √3 बराबर, तो ये 2 पहुंचेगा 2AD हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा BC, ठीक। तो इसका कैसे गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो हो जाएगा √3
BC और बराबर 2AD। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3BC का वर्ग और ये हो जाएगा 4AD का वर्ग। अब देखो प्यारे बच्चों, आपका आंसर ये भी ठीक है। अब यहाँ पर BC है तो BC की जगह पे इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। देखो तो विकल्प के हिसाब से काम करेंगे तो इस BC की जगह पे AB लगा दीजिए, इस BC की जगह पे AB लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। तो देखो विकल्प नंबर हमारा कौन सा मैच हो गया, विकल्प नंबर C मैच हो गया हमारा। ठीक, अब हम इसके आंसर भी देख लें, C इसका विकल्प है या नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का है ये, कहाँ चला गया, हाँ ठीक, C सही है हमारा। अब चलिए मैं इसका 8 भी बता दूं आपको। ठीक है, चलो 8 भी देख लीजिए। तो 8 में लिखा हुआ है 15, 18 और इसके बाद 24। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 15, ये 9 और ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटना है तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 6। फिर 2 से काटना है 15, 9, ये हो जाएगा 3। अब काटना 3 से तो 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, अब मत काटो, काटना चाहो और काट दो यार, 3 से काट दो, ये 5 हो जाएगा, 1 और 1, फिर ये 5 से काटो, 5 एकम 5, गुणा कर दीजिए। देखो 2 दूनी 4, 4 तियो 12 और 12 तिया 36 और 36 तिया 108। तो 108 गुणा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 540, 540 है। इसमें कहाँ है विकल्प यार, क्या बात, कहीं गलत कर दिया क्या हमने ये। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 होगा यार, 24 तिया 72, 24 तिया 72। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा, 360। तो विकल्प नंबर हमारा है D सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़िए और आराम से निकाल लेना इसको। अब प्रश्न नंबर 10 है, उसको भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 10 नंबर लिखेंगे अब हम। तो यहाँ पे कह रहा है ये 7, पहले तो लिखा हुआ है 5, 5 + 7x माइनस का 3x² बराबर 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस प्रश्न को सही लिखो। तो माइनस का 3x² प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0, ऐसे करके लिखेंगे। तो A का मान इसमें हो जाएगा माइनस का 3 और B का मान हो जाएगा 7 और C का मान हो जाएगा 5। तो हमें इसमें क्या चाहिए, मूलों का योगफल ज्ञात करना। तो नई लाइन से लिखना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, ये चीज। तो मान लगा दीजिए B का मान। देखो B का मान कितना है, पहले तो माइनस का चिन्ह लगा लो, B का मान 7 है और A का मान -3 है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 7/3 निकलेगा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर हमारा A हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखिए। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है। तो प्यारे बच्चों 11 में थोड़ी गलती है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस की जगह पे आप प्लस करना पड़ेगा, तब आंसर निकल के आएगा इसका। तो ये जो P और Q, ये P और Q हमारे मूल हैं, P और Q मूल है, तो इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे देखना है इसको। तो सबसे पहले प्रश्न को सही करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। चलिए देखिए अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 कर सकते हैं, तो A बराबर हो जाएगा हमारा 1 और B बराबर हो जाएगा P और C बराबर हो जाएगा Q। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी कि P + Q बराबर -B/A। यानी इस प्रश्न के जो हमारे पास जो मूल हैं वो प्यारे बच्चों P और Q हैं। तो इन दोनों का योगफल P + Q बराबर -B/A। तो यहाँ पे P + Q बराबर, अब देखो B का मान कितना है, -P है, तो यहाँ पे -P और A का मान 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इस P को इधर भेज दो, इस P को उधर भेजेंगे तो Q बराबर हो जाएगा -P और फिर -P, तो Q बराबर हो जाएगा -2P इतना।
और इसको कर लो समीकरण नंबर 1। अब इसके गुणनफल चाहिए तो मूलों का गुणनफल यानी पी क्यू बराबर होता है सी अपान ए। और प्यारे बच्चों क्यू का मान ये है तो क्यू की जगह पे यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा p, और इसकी जगह पे लगा देंगे माइनस का 2p क्यू की जगह पे, और बराबर सी का मान क्यू है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे, और ए का मान 1 है तो 1 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी क्यू बराबर निकलेगा माइनस का 2p²। और प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर निकला हमारा कितना, ये समीकरण नंबर निकला 2। ठीक है, और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसे नहीं लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, या एक काम करिए ये वाला मान उठा के यहाँ पे लगा दीजिए, ये क्यू बराबर -2p² है तो ये वाला यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो, तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का 2p² और बराबर हो जाएगा माइनस का 2p। तो प्यारे बच्चों देखो -2p से -2p कट जाएगा और 1p से 1p चला जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो p बराबर हमारा हो जाएगा 1। कितना, अब ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो, तो यहाँ पे लिखो 2 में रखने पर, तो p बराबर 1 है तो p बराबर प्यारे बच्चों 1 यहाँ पे लगाएंगे तो -2 ही तो रहेगा, तो q बराबर निकलेगा -2। तो ये दोनों हमारे आ गए आंसर। अब देखो कौन सा विकल्प है उस पर टिक लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर देखो p का मान 1 है और q का मान -2 है, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा a सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा है 12, उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पे लिखा हुआ है sec A प्लस tan A, अब इनटू में है 1 - sin A, इसका मान बताना है। चलिए समझिए इसकी बात को भैया। तो देखो सेक है ना, तो सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos A प्लस, और tan को लिखेंगे sin A और बटा cos A, पर अगले कोष्टक में 1 - sin A, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इसके हर समान है, जब ये हर समान है तो अंत जुड़ जाएंगे, तो 1 + sin A और बटा cos A इंटू 1 - sin A। ठीक, इस प्रकार। अब देखो ये संख्या एक बार प्लस एक बार माइनस है, जब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो 1 - sin² A हो जाएगा और बटा cos A हो जाएगा। अब आगे समझिए, तो 1 - sin², तो 1 - sin² cos² होता है, तो cos² A बटा cos A। तो प्यारे बच्चों एक cos से cos चला जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर cos A, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कहाँ पर विकल्प टिक लगा लो, इसका D सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 13 है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु दे रखे -3, 5 ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x अक्ष से दूरी पूछिए, तो देखो x अक्ष से दूरी, फिर y अक्ष से दूरी। तो प्यारे बच्चों x अक्ष से दूरी बराबर होती है b और y अक्ष से दूरी होती है बराबर a। ये चीज ध्यान रखना, x अक्ष से दूरी b और y अक्ष से दूरी a होती है। तो यहाँ पर -3, 5 दिया हुआ, तो ये वाला मान होता है a का और ये वाला मान होता है b का। अब देखिए x अक्ष से दूरी बराबर कितनी b है, तो b का मान कितना है 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर यहीं पे आपसे पूछे y अक्ष से दूरी, तो a का मान कितना -3 है, तो इसका फिर आंसर -3 हो जाता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, x अक्ष से दूरी, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, पहला वाला।
ठीक, x बराबर यानी x अक्ष से दूरी बराबर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसका 14 भी देख लीजिए। चलो, बड़ी अच्छी चीजें दोनों समझ में जाएंगे आपको। तो 14 में है 4, 7, तो इसमें x अक्ष से दूरी पूछी है, तो x अक्ष से दूरी, तो देखो प्यारे बच्चों, ये मान x अक्ष से दूरी बराबर क्या b होता है ना, तो इसमें b का मान कितना 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है हमारा बी। हाँ ठीक, सही है। तो प्रश्न नंबर हमारा 15 है, यदि बिंदु P एक अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी मूल बिंदु से दूरी 3 इकाई है, अगर OP बराबर OQ, तो बाई, देखो P जो बिंदु है एक अक्ष पर स्थित है और जो Q बिंदु है वो बाई पर स्थित है। ठीक, तो बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे करते हैं देखना इसको अब आप। तो प्रश्न नंबर डालने पहले हम 15। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार, ये हम इस प्रकार। तो ये होता है हमारा x और ये होता है x डैश और ये होता y और ये होता y डैश। अब देखो जरा ध्यान समझना, P एक अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ से ये दूरी मान लो हमारी P है, कितनी है P, और यहाँ जो यहाँ पर है ये O हो जाता, तो ये वाली दूरी हमारी 3 है, यानी OP बराबर कितना हो गया 3। जब प्यारे बच्चों OP बराबर 3 है और एक बिंदु Q देखो ना, तो OY पर यानी OY पर स्थित Q, तो यहाँ पर Q लिख लो। अब ये वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर, भैया लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ OP बराबर OQ, ये लिखा हुआ ना, ये दोनों दूरी कैसी है, बराबर है। तो यहाँ पे ये वाली दूरी 3 है, तो प्यारे बच्चों ये भी दूरी 3 होगी। तो हमें इस इस Q के निर्देशांक ज्ञात करने, इस Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, अरे भैया 0,3, क्योंकि इसमें x सच है ही नहीं, तो x का मान 0 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 में है यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा और बराबर है आपका m, और दूसरा, पहले काम करो इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, हम यहाँ पे लिख लें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल वर्ग और बराबर m का वर्ग, इस प्रकार। तो इसका a प्लस b का होल वर्ग खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा और ये sin थीटा बराबर m स्क्वायर, इतना। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अभी मैंने एक ही लिखा हुआ है, अब जो इसका दूसरा दिया उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा और बराबर है यहाँ पे n, तो इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दो भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो एक काम कर रहे प्यारे बच्चों, अब ये लाइन नहीं लिखेंगे, हम सीधा इसका होल वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। करना है तो आप इसकी तरह पूरा अपना विस्तार से कर सकते हैं आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab sin थीटा और इंटू cos थीटा और बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। और प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये पहला वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा और ये साइन थीटा बराबर एम स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 लगा दिया। अब इसको हल कर दीजिए। तो देखो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर इधर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इतना। अब इसका मान 1 हो गया, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसका मान 1 हो गया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मान किसका पूछा था हमसे? हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यही पूछा था। अब इसके बराबर क्या है? इसके बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है हमारा। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप। अरे भाई देखो इन दोनों को नीचे उतार के लाएंगे, इन दोनों को नीचे उतारेंगे फिर हमें ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने यहीं से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया ना प्यारे बच्चों, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, फिर इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और इन दोनों को अंदर जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार। और चाहो तो आप पहले इन दोनों को नीचे उतार लो, सबको उतार लो, बाद में कॉमन ले लेना आप। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर हमारा, प्रश्न नंबर है 17। इसको कैसे करते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ x बराबर ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई। तो प्यारे बच्चों ए का भाग इधर लगा लीजिए। देखो गुणा वाली चीज भागे में आती है, ठीक। तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। तो x बट्टा ए बराबर हो जाएगा हमारा सेक फाई, और माफी चाहता हूँ प्यार, थीटा कर लीजिए, यहाँ पे थीटा होगा सेक थीटा इंटू कॉस फाई। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई इतना। अभी हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे समझिए इसका जो दूसरा समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण है हमारा जिसका दूसरा समीकरण है यहाँ पे y बराबर बी सेक थीटा इंटू साइन फाई ये दे रखा है। तो इस b का इधर यानी b का भाग लगा दो उधर, तो y बटा बी बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा इंटू साइन फाई। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे हम। जब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ें, देखो ये वाला है ना, ये वाला लेफ्ट वाला लेफ्ट में जोड़ा जाएगा और राइट वाला राइट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पेज भर गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा दूसरे पेज पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इससे आगे, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, अरे यार, प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई और प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करें, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब हम सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा ये कॉस स्क्वायर फाई
और प्लस साइन स्क्वायर फाई इतना। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 हो जाएगा, फिर 1 लिखेंगे नहीं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर है ना हमारा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बराबर लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज प्रश्न में और दे रखी, थोड़ा आपको दिखा दूं मैं, इसमें थोड़ी गलती है प्रश्न में। देखो ये यहाँ पे जो z बराबर है ना, ये z बराबर tan थीटा लिखा हुआ है, तो z बराबर c tan थीटा होगा, तो आगे इसके c लगा लीजिए। चलिए समझिए, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे हम z बराबर c tan थीटा इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan का मान निकालेंगे तो c का लगा देंगे भाग, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर हो जाएगा z बटा c, इसकी जगह मान लगा देंगे हम। ठीक है इतना। चलो, तो tan थीटा की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे z बटा c, और इसका हो जाएगा होल वर्ग, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर और बटा c स्क्वायर, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा हमारा c सही हो जाएगा। मैं देख लें 17 का c है कि नहीं है इसमें, 17 नंबर का, हाँ 17 नंबर का डी होगा, सी क्यों है, डी, हाँ सी सही है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए एक बार आप। तो पहले इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ए है, तो गुणा वाली चीज भाग में जाती है, तो इसको इधर लगा दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इतना निकल के आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर दूसरा ये दिया हुआ था, तो बी को इधर लगा दिया हमने, और थोड़ी गलती हो गई है शायद इसमें कहीं पर, हाँ ठीक कहीं नहीं है। अब देखो इसका इधर भाग लगा दिया, तो ये बाई बटा बी हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये बन गया। अब प्यारे बच्चों देखो इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये जो लेफ्ट वाले यानी लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दिया जाता है और राइट राइट को जोड़ दिया जाता है। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो कहाँ जोड़ा वो देख लीजिए अब आप, तो ये बेटा हमारा जुड़ा हुआ ये रहा इतना भाग। अब यहाँ से हमने सेक थीटा कामा, सेक स्क्वायर थीटा कामा ले लिया, तो यहाँ पे ये बचा, तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 गुणा में लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, और लिखने से क्या फायदा है, मतलब लिखो एक लाइन बढ़ा लोगे फालतू की आप। अब ये सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे tan, अब यहाँ पे थोड़ी गलती थी, z बराबर tan थीटा लिखा था, तो z बराबर c tan थीटा लिखेंगे आप, तो यहाँ c है ना, ये c इधर भाग में आ जाएगा। ठीक, तो z बराबर हो जाएगा, वो सॉरी tan बराबर हो जाएगा z बटा c हो जाएगा। अब tan की जगह पे z बटा c लगा दिए यहाँ पे, बस यही हमारा आंसर आ गया। चलिए भैया जल्दी से बढ़िए, और प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो यहाँ पे 18 नंबर लिखेंगे, तो 18 में दिया हुआ है हमारा a, बिल्कुल इसी की तरह है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, और बराबर है हमारा c, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो, तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बराबर c स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जिसमें दूसरा समीकरण है वो है हमारा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और इसी का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इसी का मान ज्ञात करना, तो एक काम करो, इसके बराबर मान लो x। ठीक, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर डालो इसका भी, और ये समीकरण नंबर 1 डाल दो, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा
cos थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। और समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो एक काम करो ना यार, देखो जोड़ेंगे फिर पास लिखेंगे, ये वाला समीकरण नंबर पहला है, समीकरण नंबर पहला इसके नीचे लगा दो आके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब गलती थोड़ी हमने ये कर दी है, देखो इसमें माइनस था तो यहाँ पे माइनस होगा ना, ए माइनस बी का होल वर्ग खुलेगा ये, तो ये -2ab कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पे ऐसे लकीर कर देनी है आपको। अब ये दोनों जाएंगे कट, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना। अब प्यारे बच्चों देखो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा, इसका भी मान 1 होता है तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों सी को उधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इतना। अब देखो इधर से घात हटेगी, जब प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर लगेगा अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अंडर रूट, और जैसे ही अंडर रूट आएगा तो यहाँ पे लगेगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस का चिन्ह और बराबर एक्स इतना। अब ये एक्स है तो हमने एक्स किसको माना था बताओ? अरे भैया एक्स के बराबर क्या है, देखो एक्स के बराबर ये चीज रख सकते हैं ना हम, इस x की जगह पे ये वाला मान लगा सकते हैं, तो ये x है तो x की जगह पे लगा दीजिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। चलिए भैया प्रश्न को नोट करिए। अगर प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आएगा तो कमेंट में बता जरूर देना, ठीक, समझ में आया है कि नहीं आया, क्योंकि काफी लंबे सवाल हैं ये। चलिए भैया प्रश्न नंबर 19 है, उसको कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप, जो काफी बच्चे इन प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न दिखा दें पहले हम आपको। यदि झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का अवनमन कोण 30 अंश है तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 अंश है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये बताना है। चलिए भैया समझिए इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जो एक्स अक्ष है, ठीक है, अब ये हमारा है बादल, ध्यान समझना चीज को, ठीक है, सॉरी बादल नहीं है, क्या है ये 200 मीटर, हाँ 200 मीटर की ऊंचाई, यानी कि यदि झील की सतह से, ये झील की सतह है हमारी और इसकी 200 मीटर की ऊंचाई पर ये। अब प्यारे बच्चों मान के चलो बादल यहाँ कहीं है, बादल हमारे यहाँ कहीं है, ठीक, तो इसको यहाँ से पहले लंबी सी लकीर खींच दें ऐसे करके यहाँ से इसकार, ठीक, तो मान लो चलो बादल हमारा यहाँ पर है तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो जो उसका बादल का अवनमन कोण, और यहाँ पे हमने चित्र, चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक और लकीर ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर ये थोड़ा इस पेन से कर दें जिससे कि आपको दिखाई देता रहे, ऐसे करके ये रहा, अवनमन कोण ऊपर से बनते हैं ना, तो इसको यहाँ से मिलाया हमने, ठीक है, एक बार देख लें हम, अवनमन कोण 30, ठीक, सही है, अब इसको यहां से देखो, किसी व्यक्ति ने यहां से इस बादल को देखा, यहां से इस बादल को देखा और इसको यहां से ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें, और ये वाली यानी ये जो कोण बनेगा 30 अंश का बनेगा, फिर यहां से इसका प्रतिबिंब देखा तो इसको मिलाएंगे यहां से इस प्रकार, ये सीधा बिल्कुल ऐसे करके, तो ये कोण है हमारा 60 अंश का। तो यहाँ पे ए
बी सी डी ई और नीचे लिख लो एफ। अब देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी हमारी 200, तो ये 200 हो जाएगी। अब ये वाली मान ली हमने एच, कितनी एच है। अब जितनी दूरी ये है हमारी प्यारे बच्चों, जितनी दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये होगी, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 200 प्लस एच हो जाएगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करनी कि ये दूरी हमारी कितनी है, यानी झील की सतह से बादल की ऊंचाई, यही तो बादल है हमारा, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए तो सबसे पहले ये वाली दूरी एक्स कर लें हम, और ये वाली भी दूरी एक्स होगी तो हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 30 लिखेंगे पहले। तो पहले समकोण त्रिभुज ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30, तो एच बटा एक्स, और tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/√3, तो एच बटा एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा √3h इतना। ठीक है, अब इसके बाद आप समकोण त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला होगा 90 अंश का। ठीक है, समकोण त्रिभुज लेंगे हम सी ई एफ, सी ई एफ, समकोण त्रिभुज इधर से लेंगे ई सी एफ, ई सी एफ में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60। तो प्यारे बच्चों इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है देखो, ये 200, तो ये हो जाएगा 400 प्लस एच, और बटा ये वाली एक्स हो जाएगी, और इसका मान √3 हो, तो यहाँ पे √3 लगा देना है, तो 400 प्लस एच और बटा, अब ये x का मान कितना है, तो देखो x का मान √3h है, तो यहाँ पे √3h कर देंगे, तो इसके नीचे कर लीजिए 1, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 3h बराबर 400 और प्लस h। ठीक, अब h को उधर लाएंगे, जब h को उधर लाएंगे तो ये 2h हो जाएगा, 2h बराबर 400 हो जाएगा हमारा, तो 2 एकन 2, तो ये 200 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों h बराबर 200 निकल के आएगा हमारा। अब जरा ध्यान समझना, तो हमारा बादल की ऊंचाई कौन सी है, बादल की ऊंचाई भैया यही तो है, ये वाली, ये तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, बादल की ऊंचाई बराबर, बादल की ऊंचाई क्या है, बादल की ऊंचाई यही तो है, BD, BD, और BD का मान 200 और प्लस h है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और प्लस 200, क्योंकि h का मान 200 निकला है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर निकल के आ जाएगा। तो बादल की ऊंचाई हमारी कितनी है, 400 मीटर है। ठीक है, तो लो जल्दी से नोट करिए, आप आराम से नोट करना आप। ठीक है भाई, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने पास पास लिखा थोड़ा। अब इसके बाद इसमें हमारा अगला नंबर है 20 नंबर, उसको कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लो भैया, यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। नंबर 20 कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 20 है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है, 30 से 45 अंश हो, तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसके बात को। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये बनाएंगे x अक्ष, ठीक है, और 100 मीटर ऊंची एक मीनार है इस प्रकार यहाँ पर ये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 मीटर। अब जरा ध्यान समझना, तो प्यारे बच्चों जब ये सूर्य हमारा यहाँ पर है, जब सूर्य हमारा यहाँ पर है तो इसका कोण कितना है, 30 अंश है इस प्रकार, तो इसकी छाया इतनी लंबी है हमारी। ठीक है, जब कोण जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ा, तो प्यारे बच्चों इसकी छाया पहले इतनी थी, अब यहाँ तक हो गई है ये, यानी 1 मीटर कम हो गई है ये वाली। तो इसी x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A B C और ये D, और ये वाला मान मान लें y, इस x का मान ज्ञात करना है। अरे भैया पहले छाया इतनी थी, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब कोण था 30 अंश का, अब कोण बन गया 45 अंश का, तो छाया इतनी कम हो गई है, तो इसी का मान बताना है हमें। तो ये वाली दूरी कर ली हमने 22 और ये हो गया 45 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45, तो हो जाएगा 100/22। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 100/22, तो 22 बराबर निकलेगा 100 मीटर इतना। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो ये 30 अंश लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30, तो जाएगा 100/x + 22 इस प्रकार। तो tan 30 का मान 1/√3, तो 100/x प्लस, और 22 का मान देखो 100 निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए, कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा x + 100 बराबर 100√3। अब 100 को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 100√3 और -100 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों x बराबर यहाँ से 100 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ 100 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, ये इसका आंसर आ गया और मीटर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 21 का चलेगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 21 का। सेना में x² - x - 20 लड़ाकू विमान है, यानी कि लड़ाकू विमानों की संख्या ये है हमारी, और मालवाहक, देखो लड़ाकू विमान यानी लड़ने वाले, मालवाहक यानी माल को पहुंचाने वाले विमान, ठीक, इनकी संख्या इतनी है। तो हमें यहाँ पे कुल अधिकारियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न थोड़ा हमें दिक्कत वाला लग रहा है, फिलहाल हम करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक, लेकिन इस प्रश्न को अपने क्लास में किसी सर के साथ जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे शेयर जरूर करना ये, ठीक है। अगर इसका आंसर तो पीछे 2x दिया हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से 2x नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम करे दे रहे हैं। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को अपने क्लास में सर के साथ शेयर जरूर करना, ठीक, और जिसका आंसर निकल के 2x आ जाए तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। कमेंट में जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जिसका आंसर 2x आ जाए, ठीक है, तो बताना जरूर, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे देखना भैया। तो लड़ाकू विमान हमारे इतने हैं और मालवाहक विमान इतने हैं, ठीक है। चलिए समझिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले प्रश्न लिख लें हम 21 का। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान बराबर हमारे पास है x² - x और -20। अब जरा ध्यान समझना, तो इसके काटेंगे गुणनखंड, जब इसके गुणनखंड काटेंगे तो x² माइनस का हो जाएगा ये 5x और प्लस का 4x माइनस का 20। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x - 5 और प्लस का 4 और x - 5 इतना, तो यहाँ पे x - 5 और x + 4 ये इतना लिख के छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास मालवाहक विमान है, तो यहाँ पे लिखेंगे मालवाहक विमान, यानी माल को पहुंचाने वाले या माल को ढोने वाले। तो यहाँ पर है x² माइनस का 9x और प्लस का 20। तो जिसके गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस का 5x माइनस का 4x और प्लस का 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 5, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x - 5। तो ये हो जाएगा हमारा x - 5 और ये x - 4। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे इन दोनों में निकाल देना है मासा, हमें इन दोनों में निकाल देना मासा। तो नई लाइन से मासा बराबर, तो मासा बराबर क्या होगा जरा ध्यान समझना। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कौन सी चीज है, देखो x - 5 और x - 5, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया x - 5। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा, लेकिन प्यारे बच्चों आपसे हाथ जोड़ के भैया विनती है, इस प्रश्न को आपने सर के साथ शेयर जरूर करना, ठीक, और जिसका आंसर आ जाए तो मुझे बताना जरूर, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए, और जिसका आंसर आ जाए तो फोटो भेज देना इस नंबर पे, ठीक, उसका फोटो खींच के 63 93 48 43 03 इस पे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है। 03 लिखा हुआ लास्ट में, ठीक है। इस प्रश्न में हम भी थोड़ा परेशान है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर x - 5 ही होगा, ठीक। तो अपने सर के साथ शेयर जरूर करना आप। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर है हमारा 21 के बाद प्रश्न नंबर 22, सॉरी
21। तो प्रश्न नंबर 21 का कहा सिद्ध कीजिए कि समीकरण इतने का एक मूल एक है। देखो हमें पहले ये एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक, तो इसका मूल एक है, तो इसमें x की जगह पे एक लगाना, दोनों पक्ष बराबर करने हैं, तो दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुपद लिख लें, तो यहाँ पे q माइनस आर, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, और प्लस आर माइनस पी, यहाँ पे x लिखा हुआ है, और प्लस p माइनस क्यू बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसका एक मूल एक है, एक मूल एक है, तो x बराबर एक रखने पर, तो x की जगह पे एक लगाना हमें, तो यहाँ पर एक रखेंगे, तो ये q माइनस आर ही तो रहेगा, प्लस यहाँ पर भी एक रखेंगे तो r माइनस पी रहेगा, और प्लस p माइनस क्यू बराबर 0। अब इसमें एक का गुणा करेंगे तो q माइनस आर, r माइनस पी, और प्लस p माइनस क्यू बराबर 0। तो दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों 0 बराबर 0 हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुपद का एक मूल एक है, इतना। अब यहाँ पे देखेंगे नई लाइन से, माना दूसरा मूल, अल्फा है, ये मान के चलो। तो प्यारे बच्चों एक मूल हमारा ये है और दूसरा मूल अल्फा है, तो मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर सी अपान ए होता है, सी अपान ए। तो मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल, तो एक गुणा अल्फा और बराबर, अब सी का मान कितना है देखो, तो प्यारे बच्चों ये कहलाएगा सी का मान और ये कहलाएगा ए का मान, तो सी बटा ए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम P माइनस क्यू और बटा Q माइनस आर, तो अल्फा का गुणा एक में करेंगे तो अल्फा ही रहेगा, तो P माइनस क्यू बटा Q माइनस आर। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक। जो इसका आंसर नहीं दिया बिल्कुल सही है हमारा, जल्दी से प्रश्न को पूरा करिए आप। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है, इसका गा गमला देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 21 का गा गमला। चलिए भैया इसको भी समझ लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे इसका हर का परमेकरण करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों देखो ऊपर वाला होल वर्ग बन जाएगा, संख्या एक जैसी है ना, ये तो होल वर्ग बन जाएगा हमारा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग। अब ये नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हमारा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऊपर तो घात 2 है ही। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये अंडर रूट चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। अब ये इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो ये 1 बटा कॉस ये 1 बटा कॉस है, ये 1 बटा कॉस सेक ए हो जाएगा हमारा, और ये साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा। बस यही निकल के आ गया। तो नई लाइन से लिख देना आपको LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रश्न, ठीक। जल्दी से नोट करिए, आप पूरा प्रश्न देख लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है हमारा घा घड़ी, उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जिसके शून्यक है हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, शून्यक 0 और अंडर रूट 5 ये है, ठीक है। तो इसका हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात
बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद सूत्र होता हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल अब प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और बराबर 0। ये सूत्र होता है हमारा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब प्यारे बच्चों मूलों का योगफल यानी इन दोनों का जोड़, तो 0 प्लस √5। अब ये प्लस का चिन्ह। अब मूलों का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा, तो 0 √5 यानी 0 गुणा √5 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे √5 ही तो रहेगा। अब प्लस इसका मान 0 हो जाएगा और बराबर 0, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स बराबर 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला है, इसका 5वां, वो कैसे करेंगे देखना। 21 का है यहाँ खाली, तो यहाँ पे समीकरण दे रखा, विभक्तर ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों a बराबर कितना है 9 है, b बराबर -6 और c बराबर 1। तो d बराबर निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac, तो -6 का वर्ग और -4 गुणा a का मान 9 और c का मान 1। तो प्यारे बच्चों 36 -36 ये से कट जाएगा, तो d बराबर निकलेगा 0। और जब d का मान 0 निकलता है, जब d का मान, मूल भी ज्ञात करने क्या इसमें, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी बस, यानी विभक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, चलो मूल भी इसके ज्ञात कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए समझिए, तो यहाँ पे मूल की जो प्रकृति होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक सही लिख लेना अपना, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो यहाँ पे जब d का मान प्यारे बच्चों 0 निकल के आ जाता है, जब d का मान 0 निकल के आता है तो इसके जो मूल होंगे, मूल, ठीक, तो यहाँ पे b/-b/2a कामा -b/2a ये इसके मूल होते हैं। तो a b c के मान इसमें लगा दीजिए। तो देखो b का मान कितना है, b का मान देखो, b का मान -6 तो +6 हो जाएगा, तो 6, और यहाँ पे 2 गुणा a का मान कितना है 9 है। इसी प्रकार यहाँ पे ये 6 बटा, बिल्कुल सेम यही तो चीज है, तो 6/18 ये भी हो जाएगा। तो 6 एकन 6 और 6 तियां 18। तो प्यारे बच्चों जो इसका आंसर निकलेगा 1/3 और कामा 1/3, ये इसका निकल के आ जाएगा। जब d का मान 0 निकल के आए, जब d का मान 0 निकल के आए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूल -b/2a, -b/2a, तो इसमें b और a के मान लगा देंगे और आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए जल्दी से प्रश्न को पूरा देखिए और आगे बढ़िए आप। अब प्रश्न नंबर है इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 4 चम्मच आपको अपने आप करना खुद, इसमें हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22 पे आइए आप। 22 नंबर देखिए कैसे करेंगे। 22 का का 1/4 माइनस 25x स्क्वायर और प्लस का 144। कमेंट कर करके दिमाग खराब कर देते हैं आप लोग। चलो भाई समझो इसको कैसे हल करते हैं। तो इसके गुणनखंड काट दीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो गुणनखंड काटेंगे 144 के, देखो 144 के ऐसे गुणनखंड काटो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 144 के ऐसे गुणनखंड काटो कि जोड़ने पर 25 मिले। तो देखो 16 निम्मा 144 और 16 9 25 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे x/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 + 9 और प्लस का 144 बराबर 0। तो x/4 माइनस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 144 बराबर 0। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -16 हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -16 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर -16 और ये x स्क्वायर -9 बराबर 0।
और प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं, ठीक। कमेंट जब आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते में, ठीक है। ठीक, तो मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक। आप कोई दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो आप बराबर कमेंट करते रहिए, और जैसे समय मिलेगा हम आपको उसको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, आपका सोल्यूशन यानी कि उसको हल, यानी जो आपकी समस्या उसका हल जरूर करेंगे, बस आप बराबर कमेंट करते रहिए। चलिए देखिए, तो इतना करने के बाद अब प्यारे बच्चों पहले ये उठाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 0। अब इस 16 को भेज दो उधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब इधर से घात हटेगी तो इधर लगेगा अंडर रूट, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 16, और जैसे और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो एक्स बराबर हो जाएगा +-4 इतना, ठीक है। अब दूसरा समझिए, अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0। इस 9 को उधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो इधर से घात जाएगी तो उधर अंडर लग जाएगा, तो एक्स बराबर +-√9, तो एक्स बराबर +-3। तो प्यारे बच्चों ये इसके आंसर आ गए हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए। और प्रश्न नंबर है हमारा खा खरगोश, कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। 22 का है खा खरगोश। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग, और बराबर है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको चेंज कर लीजिए, कोसेक लिख लो 1/sin θ माइनस, और इसको लिख लो cos θ/sin θ, और इसका हो जाएगा होल वर्ग, ठीक। तो प्यारे बच्चों देखो, इसके हर समान है, जब हर समान है तो 1 माइनस cos θ और बटा sin θ, इसका पूरे का होल वर्ग। अब एक काम करो, जब इसकी घात हटाएंगे तो दोनों के ऊपर घात आ जाएगी, तो 1 माइनस cos θ का होल वर्ग और बटा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक हमारा सूत्र होता है, अगर आपको पता हो, चलो देखिए, तो साइन स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक। तो थोड़ा यहां से इसको हल करेंगे अब हम, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब ये हमारा साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसका प्रसार करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो यही निकल के आएगा, तो इससे ये एक चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यही आंसर निकल के आ गया, तो LHS बराबर RHS। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो अब इसके बाद हमारा नंबर है इसका गा गमला है, उसको भी देख लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा गा गमला है एक बेलन की परिधि 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यह बिना फिसले हुए 9 चक्कर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 9 चक्कर लगाता है, इसका ये अर्थ है। यानी 9 चक्कर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 9 चक्कर लगाता है। तो 4 सही 1/2 सेकेंड तक लुढ़कता है ये। 1 मिनट में 9 चक्कर लगाता है, तो 4 सही 1/2 सेकेंड तक लुढ़कता है। तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये हमारा है एक वृत्त, सॉरी बेलन है ये हमारा है बेलन, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है h बराबर है हमारी 21 सेंटीमीटर, और जो इसकी परिधि है ये वाली परिधि, ये जो परिधि कहलाती है हमारी, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहाँ चला गया यार ये परिधि, हाँ 8 सेंटीमीटर, और परिधि को लिखा जाता है 2πr, ये लिखा जाता है बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr और h। अब जरा ध्यान समझना, अब ये कै मिनट तक लुढ़कता है, ये कै मिनट तक लुढ़कता है, 4.5 मिनट तक लुढ़कता है। तो यहाँ पे नई लाइन से देखो 9 का गुणा ये करेंगे और इसके बाद 4 सही 1/2 का गुणा और ये करेंगे। ठीक, इसको हल कर देंगे। अब देखना जरा ध्यान से, देखो इसका मान कितना है प्यारे बच्चों? इसका मान है हमारा 8। कितना? ये 8। तो यहाँ पे 8 और गुणा h का मान, देखो 21 है तो यहाँ पे 21 लगा देना है गुणा। तो ये 9 और गुणा 4 दूनी 8 और 9/2। तो 2 एकन 2, ये हो जाएगा 2 चौकू 8। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 9 ने 81। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो थोड़ा गुणा इधर कर लें, 84 और 81। तो ये 1 और ये 8 गुणा 8 चौक 32, 64 और 64 और 3 67, 4 0 8 और 6। आया कि नहीं आया इतना यार ये? हाँ ठीक सही है। तो आपका आ जाएगा 6804 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1 मिनट में 9 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 9 चक्कर लगाता है तो 4.5 मिनट में कितना लगाएगा? तो इसका गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी। इसका बेटा माध्यिका अपने आप निकालो। अब इसका ये भी अपने आप को 4 चम्मच पे आ जाइए। अब आप तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का चा, 22 का चा यहाँ पे x प्लस y और बटा x y और बराबर है हमारा 2। तो इसके नीचे 1 कर लो। ठीक, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 2x y। ठीक, ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन के तैयार हो गया। अब दूसरा है x माइनस y बटा x y और बराबर 6 है। ठीक, तो इसके नीचे 1 कर लो, तो x माइनस y बराबर 6x y। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो x प्लस y बराबर 2x y फिर और x माइनस y बराबर 6x y। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये तो कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x बराबर, और ये कितना हो जाएगा? 8x y हो जाएगा। अब देखो ये x से x चला जाएगा। ठीक, अब 2 एकन 2 और 2 चौकू 8। तो इधर बचा हुआ 4y बराबर 1, इधर 4 बचा हुआ 4y, इधर 1 बचा हुआ तो 4 का लगा देंगे भाग। जब 4 का भाग लगाएंगे तो y बराबर 1/4 निकल के आएगा हमारा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। ठीक, 2 में रखने पर तो x की जगह y की जगह पे 1/4 लगाना है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? तो x माइनस 1/4। ठीक, यानी y की जगह पे 1 और तेरी की, हाँ सही तो है, y की जगह, हाँ y की जगह पे 1/4 लगाना है। तो यहाँ पे 1/4 लगाएंगे बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो प्यारे बच्चों x माइनस 1/4 और बराबर हो जाएगा 3x/2। अब इस 3x/2 को दल लाओ और 1/4 को दल ले जाओ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3x/2 और बराबर 1/4 इतना। तो इसके नीचे 1 करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x/2 बचेगा और बराबर 1/4 इतना। तो भैया इसका इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, पर 3x में 2x जाएगा तो माइनस बचेगा। अब ये थोड़ा और इसको समझ लो, चलो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 2। अब ये 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी x बराबर निकलेगा माइनस 1/2। ये इसका आंसर निकल के आ गया इतना। ठीक है, तो हमारा y का मान निकला है 1/4 और x का मान माइनस 1/2 निकल के आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, आगे बढ़िए आप। प्यारे बच्चों थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। चलिए फिलहाल समझ में तो आ रहा होगा आपको कैसे कैसे हुआ है। अगला प्रश्न नंबर है हमारा प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 है, 4 कुर्सी 3 मेजों का मूल्य इतना है और 5 कुर्सी 2 मेजों का मूल्य इतना है, तो इनमें समय अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे देखना है इसको अब हम। तो प्रश्न नंबर 23, तो यहाँ पे लिख लो माना एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य बराबर x और एक मेज का मूल्य, मेज का मूल्य बराबर y। अब ध्यान समझना, देखो 4 कुर्सी तो 4x, 4 कुर्सी और 3 मेज 3y बराबर इसका मूल्य कितना है 2100 रुपया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद 5 कुर्सी और 2 मेजें और इसका मूल्य कितना है 1750 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको हल कर दीजिए और फिर समझो। देखो प्रश्न कह रहा है 4 कुर्सी 3 मेज, 4 कुर्सी, कुर्सी को हमने x माना ना, 4 कुर्सी और 3 मेजें, मेज को y माना है। और भैया 4 कुर्सी तो कुर्सी की जगह पे x, 3 मेजें, मेज की जगह y बराबर 2100। फिर कह रहा है 5 कुर्सी, कुर्सी की जगह पे x, 2 मेजें, मेजे की जगह y बराबर 1750। अब यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का गुणा इधर कर दो, यहाँ 3 है तो 3 का गुणा इसमें कर दो, तो 2 का गुणा सब में करो तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 6y बराबर 4200। इसमें गुणा करो तो हो जाएगा 15x प्लस का 6y बराबर 0। और देखो 3 पंजे 15 की 5 हासिल, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 और 17 3 51 और 1 52, माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहां से दोनों कट हो जाएंगे। तो इधर बचेगा हमारा माइनस का 7x और बराबर इधर घटाएंगे तो ये 0 और ये 5 और ये 0 और इधर 1 इतना, तो ये माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अभी 7 से काटेंगे तो 7 एकन 7 और 7 एकन 7, यहाँ पे 3 बचा, 7 पन्ना 35 और ये 0। तो प्यारे बच्चों x बराबर 150 निकला हमारा। ठीक है, अब ये वाला मान समीकरण 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। ठीक, 1 में रखने पर तो x बराबर 150 है तो 1 में लगा दो, तो यहाँ पे रख दो 150। तो 4 गुणा 150 प्लस का 3y बराबर 2100, तो 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 600 हो जाएगा प्लस का 3y बराबर 2100। अब 600 को उधर ले जाओ तो 3y बराबर हो जाएगा 2100 माइनस 600, तो 3y बराबर निकलेगा हमारा 1500, तो 3 एकन 3 तो ये हो जाएगा 500, तो y बराबर 500 ये निकल के आएगा। चलो समझो। तो प्यारे बच्चों एक हमने क्या कुर्सी मानी थी, तो एक कुर्सी का मूल्य है 150 रुपया और एक मेज का मूल्य है 500 रुपया। बहुत अंतर निकला यार। तो चलिए तो यहाँ पे लिख दो एक कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य बराबर कितना है 150 रुपया और फिर एक मेज का मूल्य बराबर 500 रुपया। ठीक, ये इसके आंसर आ गए। चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका 23 का अथवा हम नहीं कराएंगे। ठीक है, और 24 भी नहीं कराएंगे क्योंकि 24 समांतर श्रेणी का है, उसको नहीं कराएंगे। 24 का अथवा देख लीजिए आप, 24 का अथवा, क्योंकि 24 प्रश्न है, 24 नंबर है वो समांतर श्रेणी का प्रश्न है ये। ठीक है, उसको नहीं कराने वाले क्योंकि वो 30% में कटा हुआ है। तो 24 का अथवा है वो कैसे करेंगे उसको देख लीजिए आप। तो यहां से क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले इसका लासा ले लें। तो प्यारे बच्चों देखो लासा क्या है, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। तो देखो जब इसको छोड़ दीजिए अभी, एक काम करो सबका लासा ले लो। तो इन सबका लासा आएगा हमारा x - 3 और 2x +
3, इसका इतना लासा हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझना प्यारे बच्चों, देखो पहले 2x है तो 2x पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो। अब इसका भाग इसमें लगाओ तो ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे तो ये बचेगा, तो इसी का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3। अब प्लस, ये प्लस का चिन्ह, अब ये 1 लिख लो। अब इससे ये चला जाएगा, अब इससे ये चला जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका गुणा यहाँ कर देना है x - 1, सॉरी 3 होगा। अब ये प्लस, अब ये देखो पूरा चला जाएगा प्यारे बच्चों, इससे ये पूरा चला जाएगा तो एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x + 9 इतना, और बराबर 0। चलो समझिए, इसमें 2x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 4x² और प्लस का 6x हो जाएगा। अरे भैया 2 दूनी 4x² और 2 तियां 6। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या यही रहेगी हमारी, x - 3 और प्लस 3x प्लस का 9। अब इसका गुणा इसके नीचे 1 कर लो, ठीक, इसका इसमें और इसका 0 हो जाएगा, पूरा बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 4x²। अब देखो 6 और 1 7, 7 3 10x हो जाएगा हमारा। अब ये प्लस का 6 प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, तो प्लस का 6 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये 2x² प्लस का 5x और प्लस का 3 और बराबर 0। तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 5 मिले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस का 3x और प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो 2x + 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 और बराबर 0। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2x + 3, फिर यहाँ पे x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3 बराबर 0। तो 2x बराबर -3, ये तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा तो x बराबर -3/2, एक आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पे x + 1 बराबर 0 इसको लिखेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। ये लिखा हुआ x + 1 लिखा हुआ बराबर 0, तो x बराबर -1, नहीं तो h समझ बैठो। तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए आप। ये प्रश्न नंबर है हमारा 24 का अथवा, और 24 का अथवा में आंसर गलत कैसे दे रखा भाई, का गलती कर बैठे का हम कहीं पे इसमें। इसके आंसर गलत कैसे आ गए भैया, एक बार चेक कर लें। ये हो जाएगा 4x² और 3 दूनी 6x और x - 3, ठीक सही है। ये तो ऐसे ही लिखेंगे 6 9 और 1 10x प्लस का 6 बचेगा, 2 का भाग लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तियां 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे गुणनखंड को जोड़ने 5 आए, सही है। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर गलत है, ठीक है, इसके आंसर ये नहीं होंगे, हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है, इसके गलत है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 हमारा, एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई इतनी है। ये सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे झील का तल बनाएंगे ये हम इस प्रकार, ठीक। तो h मीटर की ऊंचाई पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारी ऊंचाई है वो h मीटर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक लंबी सी यहाँ पर ऐसे लकीर करनी है हमें ये इस प्रकार। तो इसका जो अवनमन कोण है, सॉरी उन्नयन कोण है, ये हमारा अल्फा है, ठीक। और इसको यहां से ऐसे मिला देंगे। फिर इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण, ठीक, अवनमन कोण यानी यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे। अब पटरी तो हमारे पास है नहीं, चलो मिलाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सीधी मिलानी पटरी से आपको, ठीक। इस प्रकार ऐसे यहाँ तक लाके इस पे यहाँ पे छोड़ देना है इस प्रकार ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे A B C D E और ये यहाँ पे लिख देना आपको F, ठीक, यहीं तक रहेगा इतना, और ये F, ठीक, ये कुछ नहीं, इतना ही रहेगा यहाँ तक। अब देखो जरा ध्यान समझना, तो ये वाला जो कोण बनेगा हमारा हो जाएगा बीटा। अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब ये बीटा होगा
ठीक है, समझो। अब ये वाली दूरी देखो, यहाँ ये वाली दूरी कितनी है हमारी, ये वाली दूरी h है, तो प्यारे बच्चों ये भी दूरी होगी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी हमारी x है, तो यहाँ पे लिख दें x। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी है x, और यही हमें ज्ञात करना है, यानी ये इस x का मान ज्ञात करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बादल की ऊंचाई कितनी, यही ज्ञात करना है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये कितनी होगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक h है हमारी, सॉरी x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो x में से ये वाली दूरी h है, तो ये वाली दूरी होगी हमारी x माइनस h इतनी। ठीक, और तो प्यारे बच्चों ये भी दूरी हमारी x ही होगी। ठीक, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर होगी, तो यहाँ पर भी x लिख ले रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी x है। अब चलिए भैया, तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी बाई मान लें हम, ये दूरी बाई मान लें, और ये वाली भी दूरी हमने बाई मान ली है इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले ये वाला लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, हमें ये सिद्ध करना है, ये वाली इसकी जो BD है ना, BD बराबर जो दिया हुआ सिद्ध करना है ये हमें। तो चलो पहले थोड़ा लिख लो, यहाँ पे लिख लो माना ये क्या है, BD बादल की ऊंचाई है, माना BD एक बादल की ऊंचाई है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यानी बादल की ऊंचाई यानी BD बराबर, यानी BD अर्थात x बराबर क्या सिद्ध करना हमें, h tan बीटा और प्लस tan अल्फा और बटा tan बीटा और माइनस tan अल्फा, ये सिद्ध करना है। चलिए कैसे शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे ECD में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ECD में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर हो जाता है लंबटा आधार x माइनस h बटा बाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से बाई का मान निकालेंगे, तो बाई को यहाँ रख दो और tan अल्फा को यहाँ रख दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बाई बराबर x माइनस h बटा tan अल्फा इतना। अब समकोण त्रिभुज लेंगे हम ECF में, समकोण त्रिभुज ECF में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan बीटा बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूरी कितनी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो ये वाली दूरी कितनी h है, तो x प्लस h हो जाएगा हमारा, तो ठीक है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस h और बटा बाई। अब यहाँ पे क्या करें हम, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा बाई बराबर x प्लस h और बटा tan बीटा। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर कर लीजिए 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उन्हें नहीं लिखा जाता है, तो ये बाई नहीं लिखा जाएगा, तो इन दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस h बटा tan अल्फा और बराबर x प्लस h बटा tan बीटा। ठीक, इतना। तो इतना काम करने के बाद तो प्यारे बच्चे इन दोनों के स्थान आपस में बदल देंगे, भैया बदल जाते हैं। अच्छा समझिए, देखो यहाँ पे 3/8 लिखा हमने बराबर 2/3 लिखा, मानो ऐसे चलिए, या मान लो यहाँ पे चलो 7 कर लिया हमने।
ठीक, अब एक काम करिए बेटा, इसका गुणा इसमें करो कितना होगा 16, और इसका गुणा करो इसमें कितना होगा 21 होगा। अरे भैया इसका इसमें और इसका इसमें आएगा तो उतना ही। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करें, इन दोनों के स्थान चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और बराबर 8/7। अब गुणा करिए, जब गुणा करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 16 बराबर 21 तो आएगा तो उतना ही। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के स्थान बदल सकते हैं और इधर इन दोनों के स्थान बदल सकते हैं, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के स्थान बदलेंगे, जब हम इन दोनों के स्थान बदलेंगे तो यहाँ पे x माइनस एच और बटा, तो प्यारे बच्चों x प्लस एच बराबर ही हो जाएगा हमारा tan अल्फा बटा tan बीटा, इतना। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब इसके दोनों पक्षों को पलट देंगे हम, दोनों पक्षों को। एक काम करो यार, इसको ना बदलें आप, इसको मत बदलो, ठीक है, हटाओ इसको, इसको हटा दो भैया, इसके स्थान ना बदलो। अरे भाई है ये भी सही, इसे मत काटो, चलो इसे सही कर लो। अच्छा आप कहोगे सर क्या करा रहे ड्रामाबाजी बार बार है, चलो देखो, चलो अच्छा काट ही दो इसे काट दो भैया। देखो अभी मैंने इन दोनों के स्थान बदले थे, तो इन दोनों के स्थान मत बदलो, ठीक है, इन दोनों के स्थान बदल दो, ऐसे करके बदल दो, जो इन दोनों के स्थान आपस में बदल दो इनके। ठीक, चलिए समझिए, जब इन दोनों के बदलेंगे तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा और बटा tan अल्फा बराबर x प्लस एच और बटा ये नीचे लग जाएगा x माइनस एच, इतना। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, तो हमारा प्यारे बच्चों एक नियम होता है योगांतर नियम, योगांतर नियम से, ये योगांतर नियम क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान समझ लेना। देखो यहाँ पे जो योगांतर नियम होता है, तो यहाँ पर जो आपका अंश में होता है, तो अंश में देखो tan अल्फा है, सॉरी tan बीटा है, तो यहाँ पे tan बीटा बटा tan बीटा, इसको दो बार अंश आप दोनों में लिख लेंगे। और जो हर में होता है यहाँ पे tan अल्फा है, तो पहले इसको tan अल्फा में यहाँ पे जोड़ देंगे हम और यहाँ घटा देंगे tan अल्फा, इस प्रकार जो योगांतर नियम होता है। देखो समझिए, यहाँ पे tan बीटा है तो tan बीटा यहाँ पे लिख देंगे, और जो हर में होगा तो हर में पहले जो हर वाला है पहले अंश में जोड़ेंगे फिर हर में घटाएंगे, तो यही काम इधर करेंगे। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर हर में क्या, देखो अंश में क्या है h प्लस एक्स प्लस एच है, तो यहाँ पे x प्लस एच और बटा x प्लस एच, और जो हर में है पहले इसको यहाँ जोड़ेंगे, ठीक, तो x माइनस एच, ठीक, अब इसको यहाँ घटाएंगे तो माइनस एक्स प्लस का एच हो जाएगा इतना। अब इसको हल कर दीजिए, तो जब इसको हल करेंगे तो देखो एच से एच चला जाएगा और यहाँ पे एक्स से एक्स चला जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बचेगा हमारा, देखो एक्स और एक्स 2x, तो यहाँ पे लिख लो 2x बटा, यहाँ पे एच एच 2h हो जाएगा और बराबर हो जाएगा ये हमारा tan बीटा और प्लस tan अल्फा और बटा tan बीटा और माइनस tan अल्फा। अब प्यारे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा, अब इस h का गुणा हो जाएगा इसमें, तो x बराबर निकलेगा h tan बीटा और प्लस tan अल्फा और बटा tan बीटा और माइनस tan अल्फा। तो प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को पूरा देखिए आप। तो इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए आप। तो 25 का अथवा है, सर्कस का एक तंबू बेलनाकार ऊपर से शंक्वाकार है, यदि बेलनाकार भाग का व्यास एक तो 26 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर है, तो तंबू को बनाने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 का अथवा, समझना इसको भैया जरा ध्यान से देखो। तो पहले जो इसका नीचे वाला भाग है वो बेलनाकार है, इस प्रकार ये,
और ऊपर से शंख के रूप का है, ऊपर से बनाना शंख रूप के, इस प्रकार ये यहाँ तक ऐसे। और जो इसकी कुल ऊंचाई है 21 मीटर है, तो 21 मीटर, यहाँ पे 21 है। इसकी जो ऊंचाई है हमारी कुल पूरे ठोस की जो ऊंचाई है वो 21 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो इसका जो व्यास है, तो देखो पहले यानी कि बेलन और शंकु का, बेलन और शंकु की त्रिज्या कैसी होगी, बराबर होगी। तो सबसे पहले लिखो शंकु तथा बेलन की त्रिज्या समान है। तो प्यारे बच्चों व्यास कितना है, तो 2r बराबर दे रखा है 126, ठीक। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 तिया 6, तो r बराबर निकलेगा 63 मीटर इतना। अब इसके बाद बेलनाकार, और जो बेलन की ऊंचाई है हमारी, बेलन की ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई बराबर लिख ले यहाँ पर, बेलन की ऊंचाई h बराबर है हमारी 5 मीटर, ठीक। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज ध्यान समझना, देखो यानी यहां से लेकर यहां तक, देखो ये ऐसे करके ये तो निकली हमारी 63 मीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमारी पूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 21 मीटर है। कितनी, 21 मीटर है। तो 21 में ये 5 मीटर मिल गया हमें, 21 में ये वाली दूरी हमारी कितनी, ये वाली 5 मीटर है। ये कितनी है, ये हमारी 5 मीटर है। बेलन की ऊंचाई 5 मीटर है, तो 21 में से 5 मिल गया, तो ये कितनी बचेगी, 16 बचेगी ना। 16 और 5 21, 16 4 20, 5 21 8, ठीक सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी बड़ी एच बराबर, तो कितना होगा 21 माइनस 5, तो हमारा हो जाएगा 16 मीटर इतना। अब चलिए कैसे, तो एक काम करिए, इसका एल और निकाल लें हम, ठीक। एल बराबर ये इसकी शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो प्यारे बच्चों ये जो इसका है ये 16 मीटर निकल के आई हमारी इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, बड़ी एच कर लो ना यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु की ऊंचाई बड़ी एच मानी हमने ये वाली। तो एच का मान 16 का वर्ग और प्लस आर का मान 63 का वर्ग। अब इसको हल कर दीजिए, तो 16 का जो वर्ग निकलेगा हमारा 256 और 63 का जो वर्ग होगा, तो प्यारे बच्चे जब इसका वर्ग निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 39 69 इतना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब जोड़ के निकल के आएगा हमारा ये 42 25, और 42 25 है ना, तो प्यारे बच्चों ये हमारा 65 का वर्ग है। तो एल बराबर निकलेगा 65 मीटर निकलेगा, ठीक है, ये इतना। अब चलिए, तो अब यहाँ पे नई लाइन से लिखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। तो अब यहां से लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो यहाँ पे लिखना हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इस ठोस में बेलन है, तो बेलन का बकपृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन के बाद शंकु है, तो शंकु का बकपृष्ठ पाई आर एल इतना। तो इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ से पाई आर हम कामन लेंगे, जब पाई आर कामन लेंगे तो यहाँ पे 2h प्लस एल बचेगा। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो पाई का तो मान लगा देना 22/7 और आर का मान 63, ठीक है। 2 और गुणा ये बेलन की ऊंचाई है, और कितनी है 5 है ये बेलन की ऊंचाई हमारी, तो 5 और प्लस एल का मान कितना है 65 है। इसको हल कर देंगे हम, तो 7 एकम 7 और 7 निम 63, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 198 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 1 19 सही है। ये 5 दूनी 10 और 75 हो जाएगा हमारा इतना। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 14,850 वर्ग मीटर, ठीक है इतना। अब प्यारे बच्चों 1 वर्ग मीटर का मूल्य, इतना काम करने के बाद तो नई लाइन से लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। इसके आगे करेंगे 1 वर्ग मीटर बराबर 100 रुपया, हमारा कितना 100 रुपया। तो कुल मूल्य बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मूल्य बराबर, तो जो हमारा निकला हुआ है 14,850 और गुणा 100,
तो इसमें गुणा करा देना बस आपको। तो इतने रुपया खर्चा होगा, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा हमारा, बहुत रुपया खर्चा हो जाएगा यार ये। इतना तो निकल के आ गया, हाँ सही तो है, इतना ही निकल के आ गया, ठीक सही है। कितना हो जाएगा ये यार, ये 14,85,000 खर्चा आएगा इतना। ठीक, चलिए जल्दी से प्रश्न को एक बार पूरा देख ले और आगे बढ़िए आप। आगे क्या, बस प्रश्नावली खत्म, वो चैप्टर खत्म हो गया हमारा ये। तो यदि प्यारे बच्चों अगर इसके बाद और भी अनफोल्ड कोई देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, उसका भी वीडियो बना देंगे, परेशान ना हो आप। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। इतना काम करने के बाद ये और कर लेना इतना, ठीक है, इतना ये वाला भाग।